हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अनुसूचियां। अनुसूचियों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से होंगे उन सभी को आज हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। आपके सामने ऑप्शन है 12, 16, 8 और 10। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 12। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, लेकिन जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था यानी कि 26 नवंबर 1949 को, आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। उस समय पर भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन समय की परिस्थितियों के हिसाब से इसमें बदलाव हुए और वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो चुकी है। ठीक है, ये कब की है? 12 कब है? एट प्रेजेंट यानी कि नाउ। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था यानी कि किसकी? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि मूल संविधान की बात कर रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी? 8। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। आपको यह भी याद रखना है कि जो हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से हुआ था लागू। पूर्ण रूप से क्यों? क्योंकि जो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बना था, इस समय पर 15 आर्टिकल को लागू किया गया था और यह बात लिखी गई थी आर्टिकल 394 में। तो यह भी खुद ही अपने आप में इस समय में ही लागू हो गया था। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो उस टाइम पर लागू हुए थे उनकी संख्या थी 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है, जो कि हमने अभी डिस्कस करी। लेकिन पहले इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। अब ये 8 अनुसूचियों से लेकर 12 अनुसूचियों तक का जो सफर रहा है वो किस प्रकार से संभव हो पाया, इन सभी को जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसको प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ था उसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस समय पर जो तत्कालीन पीएम थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि से संबंधित कुछ अधिनियम थे, जैसे कि जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करना और भी बाकी जो भूमि से संबंधित विकास के कार्य थे उन सभी को इस अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। इस समय पर जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। देखो, एक बार पूछा गया था कि जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ उस समय पर भारतीय संविधान में पीएम कौन थे? पंडित नेहरू थे। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 52वें संविधान संशोधन जिसके माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या नाम था? राजीव गांधी। इस 10वीं अनुसूची में क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल निरोधक कानून जोड़े गए थे 10वीं अनुसूची में। अब ये दल बदल विरोधक कानून क्या है? देखिए, यदि कोई सदस्य है, सदस्य क्या मतलब कि कोई भी सांसद है या फिर कोई विधायक है, यदि वो क्या करता है, अपने दल का परित्याग करता है यानी कि स्वयं की इच्छा से अपने दल का क्या कर देगा? परित्याग कर देगा, तो उस पर क्या लगेगा? एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। या फिर क्या होगा कि जो जैसे कि कभी वोटिंग हो रही है, वोटिंग के टाइम पर आप देखोगे कि जो पूरा दल है, पूरा दल तो जा रहा है एक साइड में, यहाँ पर इस उस पर बिल पर वोट कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति, वो सदस्य जो है वो क्या कर रहा है? अपोजिशन में जाकर वोट कर रहा है, तो उसकी क्या करेगी? दल की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। इसे ही कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि उसकी दल की सदस्य किसके माध्यम से होगी? एंटी डिफेक्शन लॉ के माध्यम से खत्म कर दी जाएगी। आप ये भी देखो, सपोज करो कि कोई निर्दलीय सदस्य है, भाई उसका कोई दल नहीं है। अगर कोई निर्दलीय सदस्य 6 माह के अंदर, मतलब कि 6 माह के बाद क्या करे, वो किसी राजनीतिक पार्टी को ग्रहण कर लेता है या फिर उसकी सदस्यता ले लेता है, तो उस पर भी क्या लगेगा? एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? दल बदल निरोधक कानून। ठीक है, इसके माध्यम से हुआ क्या था? जो आर्टिकल 101 है और 102 है यानी कि सांसदों के लिए, उसमें कुछ चेंजिंग किए गए थे। ऐसे जो विधायक हैं हमारे यहाँ पर 190 और 191 में है, तो इन सभी आर्टिकल्स में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। किसके माध्यम से? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो वर्ष 1985 ईस्वी में होता है, इसके माध्यम से चेंजिंग किए गए थे थोड़े बहुत। ठीक है,
देखो अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था पंचायत को। ध्यान रखना, पंचायत से संबंधित जो भी कर्तव्य हैं और उनकी शक्ति है उसके बारे में इसमें 11वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। इस 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। किसकी सरकार थी इस समय पर? पीवी नरसिम्हन राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हन राव उस समय पर पीएम थे। पीएम का नाम हर बार याद रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। जो ये 73वां संविधान संशोधन था जिसमें पंचायतों की शक्ति और कार्य को जोड़ा गया था, इसमें क्या हुआ, पंचायत को 29 विषय प्रोवाइड किए गए जिन पर ये क्या कर सकती है, कानून बना सकती है और अपने एरिया के लिए जो समस्याओं का समाधान हो सकता है उन सभी पर कानून बना सकती है। ये जो 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में हुआ था, ये 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। 24 अप्रैल 1993 के दिन लागू हुआ। इसलिए आप देखोगे जो 24 अप्रैल का दिन है हम क्या बनाते हैं, पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। और पंचायत दिवस पहली बार कब बनाया गया था? सन 2010 ईस्वी में एमएमएस यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, 2010 है। लेकिन आप देखोगे 2020 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ई ग्राम स्वराज का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है वर्ष 2020 ईस्वी में। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये सभी पीएम खासकर इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना है, ई ग्राम स्वराज। ठीक है, इसमें क्या है कि इस पोर्टल के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने जो एरिया में डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाता है वो कितना खर्च हुआ है, कौन कौन से कार्य प्रोग्रेस में है, कौन से कंप्लीट हो चुके हैं, इन सभी की जानकारी आप इस पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। इस समय पर जो पंचायत को विषय दिए गए हैं कितने हैं? 29। ठीक है, देखो यार आपको पता होगा कि जो और चीज़ें बता देता हूँ उससे, जो पंचायत का कंसेप्ट है वो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के द्वारा ही किया गया था। कहाँ पर? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर यानी कि त्रिस्तरीय फॉर्मेट को फॉलो किया गया था, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, अक्षेत्रीय स्तर पर अक्षेत्रीय पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। जो अक्षेत्रीय पंचायत है उसको ब्लॉक पंचायत के रूप में भी जानते हैं, यानी कि एक सोपान टाइप स्ट्रक्चर फॉलो किया गया था कि सबसे ऊपर जिला पंचायत, अक्षेत्रीय स्तर पर ब्लॉक पंचायत या फिर अक्षेत्रीय पंचायत जिसको बोलते हैं, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो ये सोपान बन गया, यानी कि सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बन गया। किसके द्वारा फॉलो किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो था प्रोजेक्ट, ये सही तरीके से सुचारू रूप से चल नहीं पाया था। इसलिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसको क्या करा, एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। ठीक है, और आर्टिकल 243 में 243 ओ तक इसको पंचायत को डिफाइन किया गया है। और आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत यानी कि आर्टिकल 40 भी किससे रिलेटेड है? पंचायत से ही संबंधित है। ठीक है, इतनी बातें आपको पंचायत से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। ध्यान रखना, 73वां व 74वां संविधान संशोधन दोनों के दोनों 1992 ईस्वी में ही लागू हुए थे। 1992 ईस्वी में ही किए गए थे। और दोनों के दोनों लागू कब होते हैं? 1993 ईस्वी में। ये हुआ था 20 अप्रैल के दिन लागू। ठीक है, और इसमें क्या है, जो म्यूनिसिपैलिटी है यानी कि नगर पालिका है उसकी शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी है उसको 18 विषय प्रदान किए गए हैं जिन पर वो कानून बना सकते हैं। तो ये था फुल डिटेल किससे संबंधित? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान में कुल भाग हैं 20 भाग। देखो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि भारतीय संविधान में जो पार्ट हैं वो कितने हैं? 22 पार्ट हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, भारत के संविधान का कुल 390 अनुच्छेद हैं। नहीं, जो भारत का संविधान है उसमें कितने हैं? 395 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये बात बिल्कुल अभी डिस्कस की है कि जो हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं उनको किसके द्वारा जोड़ा गया? संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इस प्रकार स्टेटमेंट 3 इज द करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय पर हमारे संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियों की संख्या थी 8। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में पार्ट की संख्या भी 22 है, आर्टिकल भी 395 है, लेकिन भाग की संख्या जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या चेंज हो चुकी है, जिनकी संख्या 12 हो चुकी है।
इस 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था? फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1951 में। 10वीं को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब? वर्ष 1985 ईस्वी में। और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 ईस्वी में। और 74वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखने हैं। देखो कुछ लोग आपको देखने को मिलेंगे कि आज के टाइम पर यार 395 आर्टिकल्स नहीं है, इनकी संख्या 448, कभी 484, कोई 443 कुछ बताएगा। लेकिन आप अगर आज भी भारतीय संविधान का लास्ट आर्टिकल जाकर देखोगे ना, वो आपको क्या मिलेगा? 395 ही मिलेगा। इसको समझा देता हूँ। देखो सपोज क्या, देखिए जो आर्टिकल भाग 4 है, भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं। वहीं हमने क्या करा? एक 42वां संविधान संशोधन किया वर्ष 1976 ईस्वी में, जिसके माध्यम से हमने अपने संविधान में क्या जोड़े? भाग 4A के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसमें इसे कहाँ रखा गया? आर्टिकल 51A में। तो हमने ये बताओ, जब संविधान में संशोधन किया 42वां संविधान संशोधन, तो उसके माध्यम से 22 की जगह 23वां भाग थोड़ी ना जोड़ा है। हमने क्या करा? भाग 4 में ही एक नया क्लॉज जोड़ दिया, भाग 4A। यानी कि जब भी कभी आप ये कैपिटल में लेटर देखोगे ना इस प्रकार से, इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, उसको बाद में जोड़ा गया। और बाद में कैसे जोड़ी गई? वो संविधान संशोधन के माध्यम से। अब ये रहेगा तो नाम 4 ही, भाई संख्या में थोड़ी ना वैसे बढ़ेगा ये, भाई 4 के अंदर ही 4A को जोड़ दिया। तो इस प्रकार आज भी देखोगे आप 395 आर्टिकल्स ही हमारे संविधान में है और 22 भाग ही हमारे संविधान में है। ऐसे ही क्योंकि जो 51 है वो पहले से ही है, तो 51 के अंदर 51A जोड़ दिया कैपिटल बनाकर। जब भी कभी कैपिटल में कोई चीज देखोगे, इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उसको संविधान में संशोधन करके बाद में जोड़ा गया। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य अक्षेत्रों का ब्यौरा देती है? आपके सामने ऑप्शन है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। देखो जब आप भारतीय संविधान की पहली अनुसूची देखोगे तो उसके अंतर्गत राज्यों का नाम देखने को मिलेगा, जैसे कि नाम क्या है इसका? आंध्र प्रदेश, और उसका राज्य क्षेत्र क्या है? वो सारा का सारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का नाम लिखा गया यहाँ पर, और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा एरिया आएगा, वो सारा का सारा एरिया का मेंशन लिखा गया है यहाँ पर कि ये एरिया आएगा और ये एरिया नहीं आएगा। जैसे हमारी सीमा टच होती है किसके साथ में? हरियाणा के साथ में। तो हरियाणा के साथ में जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ होगा सीमा को लेकर, वो उसका प्रावधान भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही बिहार के साथ में भी सीमा परिवर्तन जो है, ये सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हमें क्या देती है? राज्यों के नाम और सूची का ब्यौरा कौन देती है? पहली अनुसूची देती है। नाम है उत्तर प्रदेश, और उसके राज्य क्षेत्र में कौन सा एरिया आएगा, वो सारा हमें कौन बताती है? पहली अनुसूची ही बताती है। लेकिन ध्यान रखना, राज्यों के साथ साथ ये संघ राज्य क्षेत्र का भी बताती है, क्योंकि दिल्ली क्या है? दिल्ली हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, और उस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार क्या होगा, इसकी जानकारी भी हमें पहली अनुसूची के द्वारा ही मिलती है। यानी कि राज्यों के नाम की सूची और उसका राज्य क्षेत्र, राज्यों के साथ साथ संघ शासित प्रदेशों के बारे में भी ये सूची हमें क्या देती है? सूचना प्रदान करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची। इस दूसरी अनुसूची में सैलरी और अलाउंस यानी कि वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी दी गई है। जब आप दूसरी अनुसूची देखोगे कि किस पद अधिकारी को कितना वेतन मिलता है, क्या उसके भत्ते रहेंगे, वो सारे के सारे प्रावधान दूसरी अनुसूची में देखने को मिलेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति है और राज्यपाल, इसके बारे में क्या प्रावधान किया गया था? ये जो डाटा है, राष्ट्रपति को 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी, राज्यपाल को 5500 रुपये सैलरी मिलेगी। ये कब का है? जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब की बातें लिखी गई हैं। यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय पर भारतीय संविधान में जो दूसरी अनुसूची है उसमें बताया गया था कि किसी राष्ट्रपति को या राज्यपाल को इतनी सैलरी मिलेगी। ऐसे ही हर एक जो पदाधिकारी हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या फिर मैं राज्यसभा की बात करूं जिसके अंतर्गत सभापति और उपसभापति होते हैं, उनको कितना वेतन मिलेगा, क्या उसके भत्ते रहेंगे, वो भी दूसरी अनुसूची में ही पता लगता है। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो बहुत सारे पद अधिकारी हैं जिनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची। जो तीसरी अनुसूची है वो हमें शपथ के बारे में बताती है
कि कौन सा जो पद अधिकारी है वो किस प्रकार से शपथ लेगा, उसके बारे में क्या प्रारूप वो पढ़ेगा, वो तीसरी अनुसूची के द्वारा हमें पता लगता है। तो देखो यार, ये रही तीसरी अनुसूची। ठीक है, तीसरी अनुसूची क्या बता रही है? शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। जैसे कोई संघ का मंत्री है, वो किस प्रकार से अपनी शपथ लेगा, क्या पढ़ेगा उस शपथ पत्र में, ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। तो शपथ का प्रारूप कहां पर दिया गया है? तीसरी अनुसूची में। जैसे कोई चीफ हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप क्या है कि मैं अमुक को, जो उनका नाम होगा वो यहाँ पर पढ़ेंगे, कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता, अखंडता, अक्षमता रखूंगा, मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता के ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा, मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो ये किसका प्रावधान है, मतलब कि किसका प्रारूप है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का। तो काफी सारे जो पद अधिकारी हैं उनके शपथ का प्रारूप कहां पर देखने को मिलेगा आपको? तीसरी अनुसूची में। लेकिन ध्यान रखना, जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का प्रारूप आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग लेते हैं। ऐसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, वो किसके द्वारा लेते हैं? आर्टिकल 69 में उनका प्रारूप देखने को मिलेगा। और राज्यों के अंतर्गत जो राज्यपाल होते हैं यानी कि गवर्नर होते हैं, उनका प्रारूप 159 आर्टिकल में देखने को मिलेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वो तीसरी अनुसूची के हिसाब से शपथ नहीं लेते हैं। प्रेसिडेंट को आर्टिकल 60, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 69 और गवर्नर यानी कि राज्यपाल को 159 के अकॉर्डिंग मिलता है। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। जो चौथी अनुसूची है वो हमें राज्यसभा के अंतर्गत कितनी सीट्स होंगी उनके बारे में बताती है, यानी कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्य के अंतर्गत स्थानों का आवंटन किया गया है, किसके? राज्यसभा के। ठीक है, किसके अंतर्गत? चौथी अनुसूची के अंतर्गत। आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 80 है वो राज्यसभा की संरचना के बारे में जानकारी देता है, और वो कहता है कि राज्यसभा में कितनी सीट होंगी? 250 होंगी, जिनमें से 238 तो आएंगे यूटी प्लस स्टेट यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से आएंगे, और 12 क्या होंगी? नॉमिनेट होंगी। मैं आपको आर्टिकल 80 दिखा देता हूँ। आर्टिकल 80 बताता है कि राज्यसभा की संरचना राष्ट्रपति द्वारा उपबंधों के अनुसार, कौन सा? खंड 3 के उपबंध। खंड 3 में क्या है? ये वाली बातें हैं खंड 3 की। तो खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य हैं, यानी कि 12 सदस्यों का क्या होगा? नाम निर्देशित किया जाएगा, उनको नॉमिनेट किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट बात लिखी गई है इसमें कि राज्यों के और संघराज्य अक्षेत्रों के 238 सदस्य से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे, यानी कि 238 ये हो गए और 12 ये हो गए। तो कुल मिलाकर संख्या कितनी होगी? 238 प्लस 12 यानी कि 250 सीट का ब्यौरा कहां पर दिया गया है? राज्यसभा का आर्टिकल 80 के अंतर्गत। और जो 12 व्यक्ति नॉमिनेट होंगे वो कहां से होंगे? कायनेस ने कि खंड 3 के उपबंधों के अनुसार वो 12 व्यक्ति ऐसे ही नहीं उठा लाएंगे हम, वो क्या होने चाहिए? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन 4 फील्ड के जो भी एक्सपर्ट होंगे उनको, इन 12 सदस्यों की योग्यता जिनमें होगी उन्हीं को नॉमिनेट किया जाएगा। समझ आया? टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी लिखी गई है आर्टिकल 80 में? 250। अब लेकिन 250 की जगह वर्तमान में कितनी फिलअप है? 245 हैं, जिन पर क्या होता है, जो मतलब कि आज के समय पर प्रतिनिधित्व करती हैं कितनी? 245 सीट। इनमें से 245 में से 233 तो आती हैं कहाँ से? स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी, यानी कि राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। और जो 12 होती हैं वो क्या होती है? नॉमिनेट होती है। वो अभी बताया कि कहाँ से होती है। ठीक है, अब 233 में भी क्या है? इन 233 में से 8 आती हैं यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं, और 225 कहाँ से आती हैं? स्टेट यानी कि राज्यों से आती है। ये जानकारी हमें कौन दे रही है? चौथी अनुसूची। देखो ये रही संविधान की चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में लिखा गया है कि किस राज्य से कितनी सीट्स होंगी। जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से 11 सीट होंगी। बिहार से कितनी होंगी? ये होंगी 16। ठीक है, तो इस प्रकार हर एक राज्य की सीट का ब्यौरा कौन देती है? चौथी अनुसूची देती है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी होगी? 233। जैसे दिल्ली से कितनी है? 3, पुदुचेरी 1, जम्मू कश्मीर 4। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी यूनियन टेरिटरी से? 8। तो अब देखो, जब ये 233 टोटल है, 8 कहाँ से हो गई? यूटी से। तो 225 कहाँ से होगी? स्टेट से होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना कि जो जम्मू एंड कश्मीर था ना,
ये जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर 2019 से पहले राज्य होता था, लेकिन इसको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के माध्यम से इसको दो जगह पर तोड़ दिया गया था। कहाँ कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है राज्यसभा का, क्योंकि केवल 3 यूनियन टेरिटरी हैं जो क्या करती हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करती हैं, और 5 यूनियन टेरिटरी अभी भी नहीं करती। ठीक है, आपको बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ यूटीज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं टोटल वो कितने हैं? 8 हैं। 8 में से मात्र 3 ही क्या करते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में किन निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? कौन होगी भाई? वो पहली अनुसूची होगी। अभी बताया कि उसमें राज्य का नाम क्या होगा। भाई नए राज्य का सृजन करना है तो उसका नाम क्या होगा, उसके राज्य अक्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, वो कौन बताती है हमें? पहली अनुसूची तो बताती है, जो भी दिखाई थी आपको। ठीक है, अब दूसरी अनुसूची में बता चुके हैं कि सैलरी और अलाउंस यानी कि वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है। चौथे में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा के अंतर्गत राज्य के सीटों का आवंटन लिखा गया है। और तीसरी अनुसूची में ओथ के बारे में बताया गया है। और प्रेसिडेंट की ओथ आर्टिकल 7, और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69, और गवर्नर 159। ठीक है, ये बातें ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। अभी बताया आपको कि जो चौथी अनुसूची है वो हमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के बारे में बताती है। राज्यसभा की संरचना कहाँ पर मिलती है हमें? आर्टिकल 80 में। और आर्टिकल 80 बताता है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी? 250 होगी। 250 में से 238 कहाँ से होंगी? राज्य से प्लस केंद्र शासित प्रदेश से। और जो 12 सीट है वो क्या होंगी? नॉमिनेट होंगी। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और ये 12 सीट्स किससे रिलेटेड होंगी? जो समाज सेवा में, विज्ञान में, साहित्य में और कला में एक्सपर्ट होंगे, उनको क्या करा जाएगा? नॉमिनेट किया जाएगा इन 12 सदस्यों के पद पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन बी यानी कि दल बदल। जो दल बदल का नियम था वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया वर्ष 1985 ईस्वी में। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी जी की सरकार थी। इसके माध्यम से क्या हुआ कि यदि कोई सांसद या फिर विधायक अपने दल का परिवर्तन करता है तो उस पर क्या होगा? एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल निरोधक कानून के द्वारा प्रक्रिया की जाएगी और उसको दंडित किया जाएगा, अर्थात उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पंचायत व्यवस्था है, पंचायत व्यवस्था काफी इंपॉर्टेंट है और बता भी चुका हूं कि इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 ईस्वी में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन जो वर्ष 1992 में हुआ था उसके द्वारा हमारे संविधान में 11वीं यानी कि 11th शेड्यूल को जोड़ा गया था, जिसमें पंचायतों की शक्ति और कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। जो ये 73वां संविधान संशोधन था ये 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। और इस समय पर किसकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हन राव की सरकार थी। जो पीवी नरसिम्हन राव है उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके समय पर ही क्या था? एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मॉडल किसके द्वारा आया था? पीवी नरसिम्हन राव की जब सरकार थी इन्हीं के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो पंचायत है, पंचायत का कंसेप्ट सबसे पहले कब लाया गया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के द्वारा लाया गया था। कहां पर? नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर डिस्ट्रिक्ट कहां पर पड़ता है? राजस्थान के अंतर्गत। और जब नागौर में जो मॉडल अपनाया गया था वो 3 टायर स्ट्रक्चर था, यानी कि ये 3 टायर स्ट्रक्चर फॉर्मेट था, यानी कि त्रिस्तरीय सरकार का कंसेप्ट था। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या हुआ? सबसे नीचे क्या हुई? ग्राम पंचायत हुई, उससे ऊपर ब्लॉक स्तर पर अक्षेत्रीय पंचायत, और सबसे ऊपर क्या हुई? जिला पंचायत। जो ब्लॉक स्तर पर है उसको अक्षेत्रीय पंचायत के रूप में भी जानते हैं, यानी कि एक सोपान टाइप स्ट्रक्चर। सोपान मतलब कि सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कहां से है? हायरार्की से है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को किसकी जयंती होती है? महात्मा गांधी जी की जयंती होती है, और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। नेक्स्ट अगर हम पंचायत से ही बात करें तो पंचायत जो है वो भाग 9 के अंतर्गत आती है। भाग 9 में 243 से लेकर 243 ओ 243 ओ तक पंचायत का कंसेप्ट है। और अनुसूची की बात करूं तो 11वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, वो भी क्या है? पंचायत से संबंधित है, क्योंकि आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि राज्य वो
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का मतलब हो कि पंचायतों के गठन के बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 40 हमें इसकी जानकारी देता है। और ये जो गांधी जी की फिलॉसफी थी उस पर आधारित आर्टिकल है, ठीक है। क्योंकि आपको बताओगे कि जो डीपीएसपी है उसमें 3 टाइप की विचारधाराएं देखने को मिलती हैं, तो ये गांधी जी की गांधीवादी जो नीति थी उस पर आधारित विचार था आर्टिकल 40। तो इतनी बातें आपको पंचायत से याद रखनी है। और ध्यान रखना कि जो प्रथम आपको पता है कि जो पंचायत दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल के दिन। तो 24 अप्रैल के दिन जब फर्स्ट ग्राम पंचायत दिवस मनाया गया था, पंचायती दिवस, वो कब मनाया गया था, 2010 में एमएमएस यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि 24 अप्रैल 2020 को जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने क्या करा, ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी गांव के अंतर्गत या पंचायत के अंतर्गत कितने रुपए खर्च हुए हैं उनका ब्यौरा कहाँ से ले सकते हो, आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ले सकते हो। उसमें आपको दिखेगा कि कितने हमारे यहाँ पर वर्क पेंडिंग में है, कितने प्रोग्रेस में है और कितने कंप्लीट हो चुके हैं, किस काम के लिए कितना पैसा आया है, वो सारा का सारा कहाँ से मिल सकता है, ई ग्राम स्वराज के पोर्टल से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषाओं की। आपको पता है कि जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ थी। उन 8वीं अनुसूची में जो सबसे लास्ट की अनुसूची थी वो यही थी भाषाओं की, यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषाएं देखने को मिलती थी। कितनी थी उस समय पर, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। कब, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन वर्तमान में जो भाषाएं हैं, भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है। यानी कि अगर मैं कहूँ एक इस तरीके से याद रखना कि जो भाषाएं हैं कहाँ पर है, 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में 8 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसकी वजह से आज के समय पर 22 भाषाएं हो चुकी हैं। 8वीं में 8 जोड़ी गई, जिस वजह से 22 भाषाएं हो चुकी हैं, क्योंकि पहले इसमें कितनी थी, 14 थी। इस तरीके से याद रखना, ठीक है। और ये जो दल बदल है, दल बदल कहाँ पर आती है, 10वीं अनुसूची में आता है। तो इसको भी याद रखना, दैफोर 10वीं, दैफोर दल, ठीक है। दै से दल, दै से 10वीं, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची निम्न में से क्या उपबंधित करती है। आपको अभी बताया कि जो एकदम से देखो, तीसरी अनुसूची क्या बताती है, हमें शपथ के बारे में बताती है। वहां पर बहुत सारे पद अधिकारियों के शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो ये रही तीसरी अनुसूची, क्या है, यहाँ पर शपथ का प्रारूप दिया गया है। ध्यान आया एकदम से। तो पहली स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो पहली ही स्टेटमेंट है वो संघ के बारे, जो मंत्री है उनके बारे में जो शपथ का प्रारूप है ये रहा, ये बताती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी कहां पर है, इसी के अंतर्गत है। जब आप ये देखते हो ना, तीसरी अनुसूची जिसमें शपथ का प्रारूप है, यहाँ पर 8 टाइप के यानी कि 8 टाइप के फॉर्मेट दिए गए हैं जिसमें शपथ के प्रारूप के बारे में बताया गया है। तो देखो, मैंने ये पढ़ के भी बताया था आपको कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जो लिए जाने वाली शपथ का प्रारूप है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुई, करेक्ट हुई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप है ना वो आर्टिकल 60 में दिया गया है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और गवर्नर के लिए बताओ, गवर्नर के लिए क्या आर्टिकल था, आर्टिकल 59। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए क्या था, 69। देखो ये क्वेश्चन आते हैं तभी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भाई जो संसद के सदस्य हैं वो क्या है, एमपी और एमएलए हैं। सॉरी, एमपी होंगे, एमएलए कहां पर होंगे, विधायिका में होंगे। तो संसद में कौन लेंगे, एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको सांसद बोलते हैं। सांसद ही क्या होते हैं, संघ के मंत्री होते हैं। तो ये भी क्या हुई, करेक्ट हुई। स्टेटमेंट 4 इज राइट, यानी कि 3 गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 to 4, 1, 2 और 4, हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो यार, इस वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। अगर हम इसी लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो इस लेक्चर की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जितने इसके बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GSRA।